चलिए, स्वागत है आपका टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली में। लाइव क्लास स्टार्ट हो गया। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर मैं आज इतिहास का जो आपका पाठ्यक्रम है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चूँकि इतिहास का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है तो हमने ये सोचा है कि आप लोगों का जो क्लास है, एक तरफ शाम में लाइव लेके आया हूँ इतिहास, और सुबह में संविधान चले, भूगोल चले, एक कंपेयर में चलेगा। संविधान भूगोल एक साथ खत्म होगा और उसके कंपेयर में दूसरी तरफ कौन सा चलता रहेगा? इतिहास चलता रहेगा। ठीक है, एक तरफ इतिहास चलेगा। अब इतिहास में रहता है ना कि लोग कहते हैं कि सर बिहार स्पेशल का इतिहास और भारत का इतिहास। तो देखिए, बिहार स्पेशल का इतिहास हो या भारत का इतिहास हो, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो सेम हो जाता है। उसमें जो बीपीएससी का सबसे प्रिय टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, मगध साम्राज्य। मगध मगध। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि मगध साम्राज्य में जो प्राचीन भारत में शासन किए उनका कालक्रम बताइए। दे देगा आपको शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, और कह देगा ना कि इसको सजाइए क्रम से। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक हम लोग लिख लेते हैं, कई लोग को आपको मालूम भी होगा। हसीन मासुक शाह। हसीन मासुक शाह, इसका मतलब होता है ह से होता है हर्यक वंश, हर्यक वंश। सी से होता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। न से होता है नंद वंश। मा से होता है मौर्य वंश। सु से होता है शुंग वंश। क से होता है कण्व वंश। सा से होता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। इसको नोट कर लीजिए, इसी क्रम में आपको लिखना होगा। हसीन मासुका थोड़ा सा क्या होता है ना, सीरीज मतलब याद हो रहता है और कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, ट्रिक याद रखने से, ट्रिक रखने से भूलता नहीं है, सीरीज एक तरीके से याद हो जाता है। तो इतने लोगों ने मगध पर शासन किया, हम सब लोगों को पढ़ेंगे। तो चलिए, लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक के वीडियो पॉज करके रोक लीजिएगा। ठीक है, लाइव में तो पॉज होगा नहीं, तो क्या करोगे आप लोग, रिकॉर्डिंग में जाएगा तब नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसमें पहला जो वंश होता है वह है हर्यक वंश। कौन सा बाबू? हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश। अब आइए थोड़ा सा पहले चलते हैं। कई जगह बात आते हैं ना कि बृहद्रथ वंश एक था। कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ। अब ये केवल जो साक्ष्य मिलता है ना वो महाभारत में मिला हुआ है। क्या है जी? महाभारत में मिला हुआ है साक्ष्य। केवल बृहद्रथ किसे मिलता है? महाभारत में। कि महाभारत में, महाभारत जब हो रहा था, मतलब जो पांडव थे, कौरव थे, उस समय होता है ना कि एक राजगृह में, जो बिहार में राजगृह था, वहां बृहद्रथ नामक व्यक्ति शासन करते थे, और इनका जो बेटा था उसका नाम था जरासंध, जरासंध। तो जरासंध का उल्लेख आप लोग पढ़े ही होंगे। जरासंध को किसने मारा था? बताओ जी, जरासंध को किसने मारा था? बहुत बढ़िया, इतना भी नहीं पता है। भीम ने। किसने? भीम। किस युद्ध में पराजित किए थे? मल्ल युद्ध में, मल्ल युद्ध में। और क्या किए थे? जरासंध को बीच से फाड़ दिए थे, जरासंध को बीच से फाड़ दिए थे। तो ये बस यही उल्लेख मिलता है कि बृहद्रथ वंश था महाभारत काल के समय, लेकिन उसका कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है महाभारत को के पुस्तक को छोड़ करके। इसलिए हम लोग ये मानते हैं ना कि ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो कौन सा वंश पहला वंश था? हर्यक वंश पहला वंश था। तो हर्यक वंश की स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना बिंबिसार करते हैं। कौन करता है बाबू? बिंबिसार, बिंबिसार कर दिया स्थापना इसका। कब करते हैं? देखिए, बिंबिसार जब मात्र 15 वर्ष की आयु था, 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, 15 वर्ष की आयु में क्या कर लिया? मगध की गद्दी पर बैठ जाता है, मगध की गद्दी पर। अब इतना छोटा लड़का। अच्छा देखिए आप लोग, जैसे उस समय क्या था ना, कबीलाई लोग थे,
कबीलाई मतलब क्या था कि जगह जगह पे पूरा, जैसे आज आबादी है ना वैसा आबादी नहीं था। जैसे कहीं आज मतलब जैसे मान लो पटना में कुछ लोग रह गए, फिर हाजीपुर में रह गए, वैशाली जो कहते हैं, फिर छपरा में, इस तरीके से लोग आपको मिलते थे। तो कबीलाई लोग थे, आपस में क्या होता था, ये कबीला दूसरे कबीले से युद्ध करता था। अब वैदिक सभ्यता में एक बात आती है कि जो वैदिक सभ्यता के गुरु लोग थे, योगी लोग थे, वो लोग सभी लोगों को वेद का ज्ञान देते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही गंडक नदी के किनारे पहुंचे, कहाँ, छपरा तक, वो इधर से आए सब कबीले और भगा दिए, भगो भगो यहाँ से भगो। ये लोग कहे अरे हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं, आप लोग को सभ्य बना रहे हैं, आर्य बना रहे हैं। एक शब्द आएगा आर्य, आर्य मतलब क्या होता है, सभ्य। ये सब बोल के हम लोग आर्य नहीं बना, तुम रिटर्न जाओ, तुम रिटर्न जाओ, तुम लोग क्या पता नहीं संस्कृत संस्कृत कर रहे हो। तो वेदों में लिख दिया गया कि ये लोग क्या हैं, वहां क्या मतलब पाटलिपुत्र के लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, कोई बताएगा? आर्य? आर्य नहीं, आर्य तो वो लोग थे ना जो इधर, जो जैसे ये बिहार है, ये तो इस साइड से ये छपरा में गंडक नदी बह रही है, ये यहाँ तक, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये लोग आर्य करते हुए जा रहे थे, ठीक है, सब सब बनाते हुए यहाँ से इधर बढ़ रहे थे आगे। लेकिन इधर से क्या हुआ, मगध और वैशाली के लोगों ने इसको रोक दिया। मगध और वैशाली के लोगों ने क्या कर दिया, रोक दिया कि आप इधर मत आइए, हम लोग को संस्कृत भाषा से कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग, अब वेदों में कहा गया है कि मगध के निवासियों के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, कम से कम 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए लाइव कमेंट में बताइए कौन कौन बताता है, देखते हैं कौन सा शब्द यूज किया गया है बिहार वासियों के लिए वेदों में, ठीक है। चलिए आप लाइव कमेंट बताइए, आगे जवाब देते हैं इसका। तो वहां पे, अब यहाँ पे आते हैं तो छोटे छोटे कबीला लोग थे, उसमें एक योग्य लड़का निकलता है, इसका नाम है बिंबिसार। और बिंबिसार मगध का राजा बन जाता है। अब जब मगध का राजा बनेगा तो एक बार यहाँ पे मैप में देख लेते हैं हम लोग कि मगध कहाँ पे है। यहाँ पे, ठीक है, अभी ये गंगा नदी बह रही है। यहाँ पे क्या है, देखो नीचे वाला क्षेत्र ये क्या कहलाता था, मगध साम्राज्य। ये कौन सा बाबू, मगध है। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, वैशाली, वैशाली गणराज्य, वैशाली गणराज्य, गणराज्य था। ये वाला क्षेत्र कौन सा है, अंग है, अंग है। बिहार में बिहार के 3 महाजनपद थे, अंग महाजनपद, मगध महाजनपद, वैशाली महाजनपद। तो ये मैप में हम दिखा दिए। यहाँ मगध में मान लो, क्या पूरे मगध में बिंबिसार मतलब जाके रहता होगा, नहीं, एक जगह पे, यहाँ पे, ठीक है, एक जगह पे रहता है और पूरा मगध क्षेत्र कहलाएगा उसका, ठीक है। अब ये क्या करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, क्योंकि पहला इतिहास का ऐसा शासक जो क्या किया, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया कि हमारे पास अस्थायी सेना होनी चाहिए। उसके पहले अस्थायी सेना लोग नहीं रखते थे, युद्ध करने जाना है, चलो 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 करके भर्ती कर लेते थे और गए, युद्ध किए, लूट माल के लेके चले आए, ठीक है। तो ये अस्थायी सेना रखा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन इसका कौन सा है, गंगा नदी के इस बगल हाजीपुर वाला क्षेत्र, वैशाली। जो लोग बिहार के हैं या पटना के हैं वो जानते होंगे कि वैशाली कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया, अंग उसके इस साइड में है। तो सबसे पहले बिंबिसार आक्रमण करता है किसके ऊपर, अंग के ऊपर। और अंग के जो राजा थे उनका नाम था बृहद्रथ, बृहदत्त, बृहदत्त। बृहदत्त को पराजित कर लेता है और मगध साम्राज्य को फैला करके कहां तक लेके चला गया, अंग तक लेके चला गया। मतलब गंगा नदी के नीचे का पूरा क्षेत्र क्या कर लिया, कब्जा कर लिया बिंबिसार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे कि बृहदत्त को पराजित किया, किसको, बृहदत्त को। और कौन से, कहाँ के राजा थे ये, अंग के। और अंग को क्या कर लिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या सोचेगा, अब सोचेगा साम्राज्य स्थापित मतलब बढ़ाने के लिए तो कहाँ जाएगा, वैशाली पे। लेकिन जैसे ही वैशाली पे अटैक करता है, यह कई राज्यों को मिला करके, कई क्षेत्रों को मिला करके ये राज्य बना हुआ था वैशाली। और जो सबसे बड़ा उसमें क्षेत्र था वो था वंश लिच्छवी गणराज्य। कौन सा था, लिच्छवी गणराज्य। और लिच्छवी गणराज्य के जो राजा उस समय थे उनका नाम था चेटक। क्या नाम था, चेटक। और ये भी कम प्रतापी नहीं थे, ये इधर से चढ़ गए वैशाली में और ये पटक के मार दिए इनको और ये भाग आए, फिर बिंबिसार रिटर्न आ गए।
तो मतलब वैशाली पे एक बार अटैक किया, लेकिन क्या हो गया, पराजित हो गया, बिंबिसार रिटर्न आ गया, सफल नहीं हुआ। अब देखो पराजित इसलिए नहीं कहा जाता है ना कि अपना क्षेत्र कुछ दिया नहीं, गया मारा, मार खाया और लौट आया, जिस काम के लिए गया था वो सफल हुआ नहीं हुआ। अब दूसरा ऑप्शन, अब ये बैठ के सोच रहा है कि क्या किया जाए, था बहुत चालाक। तब इसने कहा ना कि एक काम करो, एक व्यक्ति को भेजा कहाँ, चेटक के पास, और जाए कहलवाया कि जाके कह दो कि अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से कर दो। अगुआ जो होता है ना, अगुआ शादी विवाह कराने वाले, अगुआ को भेज दिया कि भाई शादी मैं क्या कर दो, तुम अपनी बहन का विवाह कर दो। अब चेटक की बहन कौन थी, चेलना, क्या नाम था, चेलना। और शादी तो कहीं ना कहीं करना ही था, लेकिन जितने कबीला थे उस समय, जितने राज्य थे, उसमें सबसे योग्य बिंबिसार ही था, चेटक को भी पता था। तो चेटक ने क्या कर दिया, ये रिश्ता मंजूर कर लिया, ठीक है। और मंजूर कर लिया तो इसका विवाह बिंबिसार का कहाँ हो गया, चेलना से। और चेलना से जैसे ही विवाह हुआ, वैशाली मतलब लिच्छवी गणराज्य किसके अधीन आ गया, मगध के। इसका मतलब पूरा साम्राज्य अब ये फैल गया, बिहार में फैल गया, पूरा बिहार में फैल गया, अंग को जीत ही लिया है, यहाँ विवाह ही कर लिया, ठीक है। अब देखिए चेलना का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि चेलना से ही अजात शत्रु का जन्म होता है, अजात शत्रु का जन्म होता है, जो अगला शासक बनेगा अजात शत्रु, उसका जन्म होता है। अब चलिए सर ये तो कर लिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारा बिहार कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये मान लेते हैं कि ये वाला क्षेत्र किसके, हिमालय के तराई तक पहुंच गया ना, ये मगध अब अंग को ले लिया, मगध यहाँ पे था, वैशाली भी इसके अंडर में आ गया। अब ये बढ़ेगा आगे, यहाँ बढ़ा तो काशी मिला, कौन सा, काशी, बनारस, काशी नरेश। काशी नरेश काशी नरेश कौन थे, प्रसेनजीत। कौन थे, काशी के नरेश कौन थे, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। अब प्रसेनजीत के पास फिर उस अगुआ को भेज दिया और कहा कि जाकर प्रसेनजीत से कहो। अब ये सोच लिया था ना कि युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, और युद्ध में जन और धन दोनों की हानि हो रही है। मान लो कि लड़ेंगे तो उधर से 4 मरेंगे, इधर 4 मरेंगे, तो क्या हो रहा है, अब पैसा भी लगेगा, तो उससे अच्छा है ये वाला क्षेत्र बढ़िया है कि विवाह कर लो, विवाह जैसे ही कर लोगे क्षेत्र हमारा हो गया। तो भेज दिया प्रसेनजीत के पास फिर उस अगुआ को, और ये जाकर बात किया प्रसेनजीत से कि अच्छा कह रहे थे कि अपने मतलब जो आपकी बहन है उसका विवाह किससे करवा दीजिए, बिंबिसार से। और बहन का नाम क्या था, महाकोसला, महाकोसला, ठीक है, महाकोसला, काशी नरेश महाकोसला, ठीक है, ठीक है जी। एक बार देख लोगे क्या नाम है, काशी नरेश प्रसेनजीत की बहन का नाम, एक बार कंफर्म कर लोगे। चेलना तो चेटक की बहन का नाम हो गया, लिक्षड़ी नहीं, लिक्षड़ी नाम थोड़ी है, लिक्षड़ी नाम नहीं है कहीं पे। ये सही है, कौशल नरेश हैं, ये काशी नरेश नहीं है, कौशल नरेश हैं। कौन सा नरेश है भाई, कौशल नरेश, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, कौन सा नरेश, कौशल नरेश। जो लखनऊ इलाहाबाद का क्षेत्र है, मतलब नोएडा तक पहुंच जाता है, वो कौशल नरेश हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला। तो महाकोसला का विवाह फिर हो गया बिंबिसार से। अच्छा ये बताओ, देखो जिसका विवाह होता था उसको पता नहीं होता था उस लड़की को कि शादी हो रहा है, जब जाती थी तो पता चलता था कि दूसरा विवाह हो रहा है, तीसरा विवाह हो रहा है। अच्छा ये सब ना कहानी कहने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होता। ये बताओ प्रसेनजीत को पता नहीं होगा, राजा प्रसेनजीत भी हैं और राजा चेटक भी थे, तो पता था, लेकिन उस समय ये था ना कि भाई जो जितना ताकतवर था, जितना बड़ा था, उतना ज़्यादा शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाकोसला का विवाह हो गया किससे, बिंबिसार से। और अब इसके बाद से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस साइड आते हैं तो काशी नरेश के पास चल जाते हैं, और काशी नरेश की भी बहन से क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं।
और काशी नरेश की बहन से जब विवाह करते हैं तो वहां पे दहेज में काशी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? काशी। अब यहाँ पे देखो, अगुआ गया काशी नरेश के पास, कहा होगा कि अपनी बहन का विवाह करा दो, ये तैयार हो गए होंगे, ठीक है। और तैयार होने के बाद जब तैयार हो गए होंगे तब कहा होगा कुछ दहेज वहेज दे दिया जाए। तो दहेज, ये कहोगे दहेज तो देना पाप है, तो कहा नहीं दहेज पाप नहीं है। देखिए, आप अपनी बेटी को दे दीजिए दहेज, और काशी जब चला, सुने काशी में विद्वान लोग रहते हैं, तो जो पुत्र होगा वो काशी में पढ़ेगा लिखेगा, और इस तरीके से करके काशी को भी क्या कर लिया, अपने आप में मिला लिया। अब यहाँ तक पहुँच गया किसका क्षेत्र? बिंबिसार का। अब आ जाओ, अब यहाँ पे कौन सा है? पंजाब है। पंजाब आप कह रहे हो दिल्ली छोड़ रहे हो, भाई दिल्ली की अस्तित्व नहीं थी उस समय, दिल्ली की अस्तित्व नहीं थी। पंजाब जिसको उस समय कहा जाता था मद्र, मद्र क्षेत्र कहा था। कौन सा क्षेत्र? मद्र क्षेत्र। तो मद्र क्षेत्र मद्र नरेश के बहन से भी शादी का प्रस्ताव भेज दिया, और मद्र नरेश की बहन का नाम क्या था? क्षेमा। क्षेमा। अच्छा, ऐसे इसमें गाजर मजूर हो रहा है, आप लोग नोट करते जाइएगा साथ में, ठीक है ना। तो मद्र नरेश की बहन का नाम क्या था? क्षेमा, और क्षेमा से विवाह कर लिया। अब कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ तक। देख रहे हो ये क्षेत्र पूरा फैल गया। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे, यहाँ मध्य प्रदेश है, एमपी। एमपी का उस समय नाम क्या था बाबू? अवंती। क्या नाम था? अवंती। अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, अवंती किस स्टेट में था? तो मध्य प्रदेश में। मद्र राज्य इस समय का कौन सा प्रांत है? पंजाब प्रांत है, ठीक है ना। तो जो अवंती था ये भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। और वहां पे जो शासक थे उनका नाम था प्रद्योत। क्या नाम था? प्रद्योत। प्रद्योत। अब ये आक्रमण कर रहा है, नहीं, अंक को पराजित किया है। अंक के राजा कौन थे? बृहदत्त। और उसके बाद ये वैशाली पर आक्रमण किया, जब हार गया तो फिर से कभी आक्रमण किया नहीं, कर रहा, केवल शादी संबंध स्थापित कर रहा है। लेकिन अवंती के शासक के पास कोई बहन नहीं थी तो फिर क्या करे? कहा जाता है कि प्रद्योत एक बार बीमार हो गए, और एक बहुत ही जबरदस्त बीमारी उनको लग गई जिसका नाम है पीलिया। और उस समय पीलिया वैसे ही था जिस जैसे 1 साल पहले कोरोना था, कोरोना हो गया मतलब गए, उसी तरह से पीलिया था। अवंती के राजा जो प्रद्योत थे वो मतलब टे बोलने वाले थे। टे मतलब समझ रहे हो एक छोटा सा कहानी याद आ गया। एक मतलब बहू थी, वो डेली अपने सास को कह रही थी, जब सास बाहर चली जाती थी कोई कुछ बोल करके, तो कहती पता नहीं ये कब टे बोलेंगी, पता नहीं कब ये टे बोलेंगी। एक दिन रिटर्न आई, मतलब सास माँ अंदर आई, तब तक उनका जो नाती था, मतलब जो टे बोलने के लिए बोल रही थी उसका बेटा, वो कह रहा है कि दादी टे बोलो। तो दादी बोली कि मतलब क्या बात है बेटा, बताओ। तो नहीं नहीं टे बोलो ना एक बार। तो दादी बोल दी टे तो कह रहे कि देखो मम्मी रोज बोलती थी तुम कि कब ये टे बोलेंगी, कब टे बोलेंगी, हम बुलवा दिए टे, ठीक है। तो टे जो बोलने वाला है वो टे नहीं, टे का मतलब मरने वाला टे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो ये प्रद्योत क्या होने वाले थे? टे बोलने वाले थे। उसी क्रम में बिंबिसार ने क्या कर दिया कि अपना, ये बिंबिसार जो है, अपना राज वैद्य जीवक, जीवक नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, राज वैद्य जीवक को क्या कर दिया? अवंती के शासक प्रद्योत के इलाज के लिए भेज दिया। अब ये हो गए ठीक। अरे भाई बिहार के हैं, कोई भी जाके कुछ भी मतलब इधर उधर, ऐसे कई बार समझ में नहीं आता है ना, तो सारे दवा मिक्स करके पीस के पिला दो, उस वैद्य कर देते थे, ये ठीक हो गए। जीवक ऐसा नहीं था, मैं सब मजाक में बोले। जब अवंती का राजा ठीक हो गया प्रद्योत, तो वो शरणागति स्वीकार कर लिए कि भाई हम आपके मगध के अधीन आ गए। और अब देखो ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैल गया, ये मध्य प्रदेश पूरा। बिंबिसार एकदम जबरदस्त महान शासक बन गया, पूरा क्षेत्र फैला दिया, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार का साम्राज्य किस तरीके से बढ़ा आगे? युद्ध, वैवाहिक संबंध, तो युद्ध से ही बढ़ा, इसलिए अंग को उसने क्या किया था? अपने अधीन किया था। और वैवाहिक संबंध तो आप देख ही लिए। और अब यहाँ पे आते हैं कि बिंबिसार जो था वो महात्मा बुद्ध का जबरदस्त भक्त था। कहा जाता है कौन महात्मा बुद्ध के मित्र थे या समकालीन थे, तो बिंबिसार ही था, ठीक है, बिंबिसार ही था। अधिकतम समय महात्मा बुद्ध बिंबिसार के मतलब क्षेत्र में गुजारे हैं, क्लियर है। अब ये परम भक्त था महात्मा बुद्ध का, और उसका बेटा अजातशत्रु महात्मा बुद्ध को फूटे आंख देखना नहीं चाहता था, इसलिए कि वो मतलब किसको मानता था? जैन धर्म को, ठीक है। अब ये जैन धर्म को मानता था, इनको देखना नहीं चाहता था। दूसरा क्या कारण हो गया? दूसरा हो गया कि वैशाली जो क्षेत्र था ना, ये वैशाली वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक महिला थी जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली।
आम्रपाली, यहाँ महिला हम बोले इतिहास में आपको वेश्या के नाम से मिलेगी। आम्रपाली क्या थी? वैशाली की वेश्या थी या वैशाली की नगर बधू थी। तो इसका इतिहास मिलता है कि आम्रपाली, अजातशत्रु आम्रपाली को चाहते थे और आम्रपाली कहती थी कि वैशाली और मगध क्या है? दुश्मन है और तुम्हारा ममहर है यहाँ पे। जैसे ही पता चला आम्रपाली को, मतलब वैशाली के जो राजा थे वो सजा दे दिए। इधर बिंबिसार से कह रहा है अजातशत्रु के आप आक्रमण कीजिए और ये तैयार नहीं हो रहे हैं। दूसरा, अजातशत्रु खुद बुढ़ा होने वाला, ये उतर नहीं रहे हैं। तो फिर क्या कर दिया, एक दिन मतलब 493 BC में, 493, अच्छा गद्दी पे कब बैठे हैं बिंबिसार? 544 BC में। अच्छा BC समझ में आ रहा है ना सबको? अरे इसमें कई होंगे सब नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो ये यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये हो गया हमारा 0। राइट साइड जाते हैं तो क्या होता है? 1 2 3 4 होता है ना। इधर आता है तो -1 -2 -3 -4। उसी तरीके से 0 मान लिया गया जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, और ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको हम लोग क्या मान लिए? 0। और यहां से जब आगे बढ़े तो 1 AD 2 AD 3 AD, और जब पीछे गए तो BC कहा गया, ठीक है ना, बैकवर्ड क्राइस्ट। BC 2 BC 3 BC, अब माइनस नहीं कहा जाएगा, BC कहा जाएगा। तो 544 BC में राजा बनते हैं और 493 में इनकी हत्या हो जाती है। जब राजा बने थे आयु कितनी थी? 15 वर्ष की आयु थी, ठीक है। तो ये था पूरा बिंबिसार के बारे में, आप इनको नोट कर लीजिए। अब आगे बताएंगे। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद कुछ शासक बन जाता है। इसलिए चूंकि यह पहली बार इतिहास में ऐसी घटना घटी थी कि कोई बेटा अपने राज्य पाने के लिए, राज्य गद्दी पाने के लिए क्या करता है? पिता की हत्या कर देता है। इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता, क्या कहते हैं? पितृहंता या कुड़िक के नाम से जाना जाता है। किस चीज के क्या नाम दिया जाता है? कुड़िक। क्लियर है? कब बन जाता है ये शासक? 493 BC में। अब देखो भाई, शासक बन गया। महात्मा बुद्ध जिंदा थे? हाँ जिंदा थे। डर से उनका हालत खराब हो गया कि दुश्मन अब क्या हो गया? शासक बन बैठा। लिख देते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु अब दुश्मन शासक बन बैठा। कहा था कि अजातशत्रु एक बार गुस्साया और डायरेक्ट चला गया किसके पास? महात्मा बुद्ध के पास। सारे अनुयायी भागने लगे। महात्मा बुद्ध के जितने शिष्य थे कि भागो भागो भागो, कौन आ रहा है? अजातशत्रु आ रहा है, तो मारेगा। महात्मा बुद्ध बोले शांत रहो, आने दो। अकेले बैठे रहे। आया पूरे सज धज के साथ, पूरा सेना के साथ, और कुछ डिबेट हुआ जिसमें महात्मा बुद्ध, चूंकि महात्मा बुद्ध को कोई डिबेट में थोड़ी पराजित कर सकता है, और फिलॉसफी में क्या कर दिए? उसको हरा दिए। हराने का मतलब क्या है? जो जो उसकी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी। देखो पिता की हत्या करने के बाद थोड़ा सा उसको गिल्टी तो फील हुआ ही होगा, और उसी को क्या कर दिया महात्मा बुद्ध? उसके काम को उसके सही ठहरा दिए कि नहीं तुम्हारी, देखो पिता की हत्या की है वो गलत तो है, लेकिन तुम भी मतलब जो किए वो कहीं गलत नहीं दिख रहा है। राजगद्दी छोड़ नहीं रहे थे, तुम भी तो परेशान थे। अब अजातशत्रु बोला कि बात तो सही है, और कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। ऐसे क्या हो गए? हम बुद्ध बन गए। तो प्रारंभ में अजातशत्रु कौन सा धर्म अपनाया था? जैन। बाद में कौन सा धर्म अपना लिया? बुद्ध। और एक चीज देखना, जो लड़का सबसे ज्यादा उदंड होता है क्लास में, वो जिस टीचर का भक्त बनता है तो परम भक्त बन जाता है। कोई काम होगा तो वहीं करेगा। अब अजातशत्रु बन गया, और तब तक इधर महात्मा बुद्ध की अब क्या होती है? मृत्यु होती है। कहा था जब अजातशत्रु बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो आम्रपाली जो थी वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर ली। और आम्रपाली जब बौद्ध धर्म ग्रहण की तो उसको अजातशत्रु एक दिया हुआ था कुंडल वन। वैशाली में एक बहुत बड़ा वन है हाजीपुर में, कुंडल वन। वो महात्मा बुद्ध को क्या कर दी? दान कर दी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि जब अजातशत्रु क्या क्या किया था। तो इसका नाम क्या है बाबू? कुड़िक। कुड़िक या पितृहंता। उसके बाद से इसने क्या किया? अच्छा, राजधानी बिंबिसार की कहाँ थी? राजगृह। अच्छा, राजगृह क्यों कहा जा रहा है? देखो, राजघराना का जहां पे घर हो उसे क्या है? राजगृह। गृह मतलब घर, तो इसलिए उसका नाम राजगृह रख दिया है। जो आज राजगीर है, राजगीर जा सकते हो, देख सकते हो। तो ये क्या, बिंबिसार राजगृह राजधानी बनाया, और ये क्या किया कि राजगृह को किलेबंदी किया। क्या किया?
किलेबंदी। आज भी आपको किला मिल जाएगा, ईंटों का बहुत बड़ा दीवार चारों तरफ से घेरा हुआ है, सुरक्षा के लिए अपना कर लिया। अब देखो जैसे ही ये हो गया, उसके बाद क्या करता है, इसके शासनकाल में 493 में बना था शासक, 493 में गद्दी पर बैठा, गद्दी पर गद्दी संभाला, और 483 में, 483 बीसी है सब, ये बीसी, 483 बीसी में क्या करता है ये, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध, आ रहा है जी कैमरे में ना, बौद्ध संगति, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, क्या कहोगे, तेज बोलो। 483 बीसी, किसके शासनकाल में, कहाँ हुआ, जहां राजधानी डला वही होगा ना, तो क्या हो बोलेंगे, राजगृह, राजगृह, ठीक है, राजगृह। अब इसके अध्यक्ष कोई रहेंगे ना, उनका नाम क्या है, बोलो, महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप। ये कौन है, अध्यक्ष हैं प्रथम बौद्ध धर्म के, सॉरी प्रथम बौद्ध संगति के। कब हुआ था, 483 बीसी, कहाँ हुआ था, राजगृह, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो चलो अजातशत्रु को देख लेते हैं एक बार। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िकिया पितृहंता, तेज बोलो, कुड़िकिया पितृहंता। इसने क्या काम किया, अपने राजधानी राजगृह की किलेबंदी करवाई। कब गद्दी बैठा, 493 बीसी में, 483 में क्या क्या, प्रथम बौद्ध संगति करवाया, कहाँ पे, राजगृह में। कौन थे इसके अध्यक्ष, महाकश्यप। किसने करवाया, अजातशत्रु ने, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो काम हो गया। अब हुआ क्या, इसके ममहर कहाँ था इसका, वैशाली, और मतलब बिंबिसार का जहाँ जहाँ ससुराल वहाँ इसका ममहर। कहा था काशी नरेश जो थे वो कहे कि हम काशी अब ले रहे हैं, क्यों, हमारा जो बेटी का बेटा था, आप लोग कहे थे कि पढ़ेगा काशी में, बढ़ेगा काशी में, और क्या हो गया, नहीं राजा बना, हम ले लेते हैं। अजातशत्रु बोला कि देखो मतलब नाना तो लगेंगे ना, नाना हो नाना जैसे रहो, और नहीं माने तो आक्रमण कर दिया, और प्रसेनजीत को बुरी तरीके से पराजित किया, रिटर्न आ गया। इधर अम्रपाली को सजा दे रहे थे ये लोग, वैशाली वाले, बोला कि देखो ममहर है, हम गूनेंगे नहीं, बड़ी मारेंगे। फिर ये लोग नहीं माने, बोले कि अगर युद्ध होगी तो आज तक तुम्हारे बाप को मारे हैं, तुम कौन हो, अजातशत्रु से बोले। अजातशत्रु बोला अच्छा, कहा कि तुमको मारेंगे लेकिन ऐसे नहीं मारेंगे। इसका एक मित्र था जिसका नाम था वस्कार, वस्कार, इसका मित्र भी था और प्रधानमंत्री भी था, पुरोहित भी था। तो वस्कार से अजातशत्रु बोला कि भाई देखो, एक चाणक्य ब्राह्मण थे, एक तुम ब्राह्मण हो, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा चाणक्य बाद में आएंगे ना जी, चाणक्य बाद में आएंगे, ठीक है, ये नहीं कहा होगा, चाणक्य इसके बाद आएंगे, ठीक है। तो वस्कार से कहा कि किस तरीके से वैशाली को हम लोग ले लें। वस्कार बोला कि ठीक है, टेंशन मत लो, हम उसका इंतजाम करते हैं। वस्कार निकल गया यहाँ से, नदी पार कर लिया, ये गंगा नदी है, गंगा नदी, यहाँ मगध, और इधर ये कौन सा क्षेत्र, वैशाली, इसको पार कर गया। और वस्कार जा करके पूरा जनेऊ ने धारण करके और रेत में बैठ गया पूजा करने के लिए। सुबह लोग आ रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, पंडित जी, एक पंडित जी बैठे हुए हैं, क्या है, कुछ नहीं, हम अन्न जल त्याग दिए हैं, यहीं पे मरेंगे, समाधि लेंगे, और जहां हम समाधि ले लेंगे वहां क्या हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। उस समय अकाल से बहुत लोग डरते थे, भाई ब्राह्मण हत्या हो जाएगी। दौड़ते हुए सब गए, सब वैशाली में लिच्छवी गणराज्य के जो नरेश थे उनके पास, कि भाई एक मतलब ब्राह्मण आए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उनको बुलवाया गया, भाई वस्कार को पहचानते तो सब थे। बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो नहीं अजातशत्रु हमारा अपमान किया है और हम अब अपमान का बदला लेंगे, शरीर अपना त्यागेंगे। भाई हम त्यागना है तो अपने क्षेत्र में जाओ ना, वैशाली वाले में क्यों आ गए, अकाल यहाँ पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, हम आ गए तो आ गए। बोले अरे महाराज आप एक काम कीजिए, आप उनसे नाराज है ना, हमारे साम्राज्य में रहिए, खाइए पिए, तो नहीं तो ऐसे थोड़ी रहेंगे, भीख मांग के रहेंगे, हमको पद दीजिए। तो उनको पद दिया गया, बढ़िया पद भाई दिया जाएगा। अब पद पे रह गए। कहा है कि लगातार 10 वर्षों तक वह वहां राज्य में रहे। और पहला, अच्छा देखो अंग्रेज क्या लाए थे, फूट डालो और राज करो की नीति लाए थे ना। पहला फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो राज करो, राज करो की नीति वस्कार लेके आया। और ऐसा लिच्छवी गणराज्य में फोड़ दिया आपस में ही कि जो 8-9 गणराज्य मिल करके और चल रहे थे वहीं टूट गए। तब बोला इस किससे, अजातशत्रु से, भाई हाँ आ जाओ।
और आक्रमण कर दिया, अजातशत्रु किसको हरा दिया? लिच्छवी गणराज्य को। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हर्यक वंश का कौन सा शासक लिच्छवी गणराज्य को पराजित किया था? बोलो, अरे बोलो ना, कौन सा शासक? अजातशत्रु। पढ़ाई यहाँ नहीं, दिमाग है? पढ़ा रहे तो यहाँ दिमाग नहीं है? कौन सा शासक था? अजातशत्रु। हर्यक वंश का कौन सा शासक वैशाली पर अधिकार कर लिया? अजातशत्रु। किसकी सहायता से? अपने प्रधानमंत्री वत्सकार, पुरोहित वत्सकार की सहायता से। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जब ये आक्रमण किया था तो कौन कौन से हथियार यूज किया? तो देख लो, को पूछा गया है रथ मूसल और महाशिला कंटक। महाशिला कंटक नोट कर लीजिए, कौन कौन सा? रथ मूसल तथा महाशिला कंटक। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा है? देखो, रथ मूसल हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को 3D में। यहाँ पे इमेजिन करो, बाहुबली मूवी देखे हो? बाहुबली में जो भल्लाल देव है वो जब रथ पे चल रहा है, आगे एक चक्री ऐसे 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 घूम रहा है, सबको काट रहा है, सब विपरीत सेनाओं क्या कर रहा है? काट रहा है। वही क्या था? रथ मूसल था। रथ पे मूसल बंधा हुआ जिसे चक्री से सब लोग क्या हो जाए? कट जाए, वो रथ मूसल था। सर महाशिला कंटक क्या था? महाशिला कंटक जैसे यहाँ पे बना दिया जाए, यहाँ चक्का लगा दो, यहाँ चक्का लगा दो, इस पे एक ऐसे पटरा लगा दो और यहाँ पे ऐसे बना दो गड्ढा और इसमें बड़े बड़े पत्थर रख दो और यहाँ पे इस साइड ऐसे पैनल लगा दो, इधर 4 हाथी, इधर 4 हाथी लगा दो और हाथियों से कहो कि मार पैर धम, और जैसे ही दबाए, इसे पत्थर रखा हुआ है, पत्थर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा और उड़ के जाकर दुश्मन की सेना में गिर गया। और जैसे ही गिरा, बड़ा बड़ा पत्थर जाकर महाशिला कंटक, महा मतलब बहुत बड़ा, शिला मतलब पत्थर, कंटक मतलब कांटे के समान, जाके गिरेगा। वो क्या था? महाशिला कंटक था। हाथियों का प्रयोग किया बिंबिसार अजातशत्रु। रथ मूसल तो देख ही लिए हो बाहुबली में। ठीक है, तो ये पूछा था अजातशत्रु वैशाली को जीतने के क्रम में कौन सा हथियार यूज किया? रथ मूसल और महाशिला कंटक यूज किया था। क्लियर हो गया? तो ये था अजातशत्रु के बारे में। अब चलते हैं, देखते हैं कि अजातशत्रु की मृत्यु कैसे होती है। तो भाई अजातशत्रु जैसी करनी वैसी भरनी, इसका बेटा उदायन आता है और उदायन भी इसकी हत्या कर देता है। लेकिन उदायन को पितृहंता नहीं कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि उसने कसाई को मारा है, पितृहंता को मारा है, तो उसको उसका नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं उदायन पे। तो उदायन आप बताओ कि क्या करेगा? उदायन जब शासक बनेगा तो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लेके चला गया। क्वेश्चन पूछता है कौन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया? देखो, उदायन लेके जाता है, ये गंगा नदी है, यहाँ वैशाली, इधर कौन है? मगध। राजधानी कहाँ है? राजगृह। अब यहाँ पटना है, पाटलिपुत्र। यहाँ से अजातशत्रु 10 वर्षों तक बैठा रहा, सेना भेजता था, गुप्तचर भेजता था, छावनी बना के, चूंकि ये नदियों का टापू था ना, टापू, यहाँ छावनी बना लिया था पाटलिपुत्र में। और यहाँ से वत्सकार मैसेज भेजते थे अपने गुप्तचरों के माध्यम से, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। तो छावनी सेना 10 साल एक जगह पर रह गई है। उदायन कहा कि यहीं पे चलते हैं, रहते हैं। अब कारण क्या था ना, देखो, कारण ये था कि अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करता है, कुछ लोग नाराज होंगे। उदायन अजातशत्रु की हत्या करता है। अब जहाँ राजघराना है वहाँ लोग नाराज हो गए कि भाई इन सब का यही हाल है कि एक बाप को मार मार के बनते जाओ। उदायन कहाँ पहुँच गया? कहा कि राजधानी ही चेंज करो, चले जाओ, सुकून से रहेंगे, और पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? उदायन ने। ठीक है, उदायन के बारे में और कुछ है ही नहीं जानने के लिए। अब उदायन के बाद जो अंतिम शासक बनता है उसका नाम है नागदशक। क्या नाम है? नागदशक। नोट कर लेना आप लोग, नागदशक। इस नागदशक की हत्या शिशुनाग कर देता है। कौन कर देता है? शिशुनाग, इसका सेनापति रहता है। और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम है शिशुनाग वंश। तो अब पढ़ेंगे हम लोग शिशुनाग वंश। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चलिए जवाब दीजिएगा आप लोग। हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, किस किस माध्यम से? आक्रमण के माध्यम से और वैवाहिक संबंध स्थापित करके। चलिए, पहला आक्रमण किया अंग पे। अंग के राजा कौन थे? बृहदत्त। उनको पराजित करके अंग को अपने क्षेत्र में फैला लिया, मिला लिया।
उसके बाद से लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन चेलना से विवाह किया। चेलना का ही पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। उसके बाद से कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। उसके बाद से काशी नरेश की बहन का नाम क्या था? वैशाली। काशी नरेश की बहन, काशी नरेश की बहन, लाइव में कमेंट कीजिए काशी नरेश की बहन का नाम, जिनसे विवाह किया। और महाकोसला प्रसेनजीत की बहन थी, जिनसे विवाह किया और काशी को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया, मतलब दहेज में प्राप्त कर लिखा जाता है। उसके बाद से मद्र नरेश, मद्र कहाँ पे है? पंजाब। मद्र नरेश की जो बहन थी उनका नाम क्या था? क्षेमा। क्षेमा से शादी कर लिया। उसके बाद से अवंती के शासक प्रद्योत बीमार थे तो अपने वैद्य जीवक को भेजा था। जीवक को एक बार महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए ही भेजा हुआ था। ठीक है, तो ये था बिंबिसार संबंधित। उसके बाद से उसका बेटा उसकी हत्या करके 493 ईस्वी में कौन गद्दी बैठ जाता है? जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहते हैं? पितृहंता या कुड़िक कहते हैं। ठीक है, यह राजगृह किलेबंदी करवा दिया। इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ 483 बीसी में, महात्मा बुद्ध के मरने के बाद कराया था। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी कुशीनारा, मतलब जो देवरिया में कुशीनगर है वहीं पे, तो वहां से अवशेष ये भी ले गया और जा करके एक स्तूप बनवाया है। ठीक है ना, बोधगया में स्तूप बनवाया है। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति हो गई, राजगिरी में हो गई। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वत्सकार की सहायता से 10 वर्षों तक वत्सकार क्या कहिए वैशाली में रहे और फूट डालो और राज करो के जिंदा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह अजातशत्रु को आक्रमण करने के लिए बुलाए। अजातशत्रु आक्रमण किया और रथ, मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का यूज किया और वैशाली को जीत लिया। काशी नरेश को भी क्या किया था? पराजित किया था ये। उसके बाद से इसका बेटा बनता है उदयन, जो अजातशत्रु की हत्या करके शासक बनता है और अपनी राजधानी कहाँ लेके आता है? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने। किस वंश का था? हर्यक वंश का था। ठीक है, उदयन का मतलब उदयन के बाद उसका बेटा बनता है नागदशक, जो इस वंश का अंतिम शासक बनता है। और नागदशक का जो सेनापति रहता है शिशुनाग, वह नागदशक की हत्या करके और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो अब आगे पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने कर लिया? शिशुनाग ने। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि शिशुनाग जब स्थापना कर लेगा तो राजधानी कहाँ रखेगा? पाटलिपुत्र में रखेगा तो लोग विद्रोह नहीं करेंगे। अरे बाप को मार के बेटा बना था, राजा तो चलाऊ था, सेनापति मार के बनेगा तो विद्रोह करेंगे लोग। तो पाटलिपुत्र रखेगा नहीं, भागेगा। ठीक है ना, पाटलिपुत्र से भागेगा तो पाटलिपुत्र से भाग के राजगृह ही आएगा। राजगृह में पहले से ही उसका राजधानी था, तो भाग के कहाँ चला जाएगा? वैशाली। तो शिशुनाग ने क्या कर लिया? राजधानी कहाँ लेके चला गया? वैशाली। राजधानी लेके चला गया वैशाली। वैशाली, चूंकि वैशाली में अजातशत्रु अधिकार कर लिया था तो वैशाली लेके चला गया। और इसका शिशुनाग का कोई भी रोल नहीं है, ना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए टाइम अगर लगेगा तो घबराइएगा मत, आप लोग को सारा याद कराते हुए ले चलेंगे। सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी है। इसके बाद शिशुनाग वंश का अगला शासक बनता है शिशुनाग का बेटा, जिसका नाम है कालाशोक। क्या नाम है? कालाशोक। कालाशोक। कालाशोक का अर्थ होता है काकवर्ण। काकवर्ण मतलब कौवे का रंग। कालाशोक का अर्थ क्या होता है? कौवे का रंग। अब कालाशोक के शासनकाल में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं इसको देख लेते हैं। तो कालाशोक के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति। अच्छा, प्रथम कब हुआ था? 483 में। द्वितीय होता है 100 साल बाद। कब हुआ? द्वितीय 100 साल बाद, मतलब 383 बीसी में। उसके बाद से प्रथम में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसमें कौन रहेंगे? शाबक मीर। क्या नाम था? शाबक मीर। शाबक मीर या इन्हीं को कहता है साबा कामी। साबा कामी नाम याद करते जाइएगा, शाबक मीर या साबा कामी। 483 बीसी। कहाँ हुआ? तो जहां राजधानी रहेगी वैशाली में। चलो, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कहाँ हुआ था? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई?
483 BC में। कहाँ हुआ? वैशाली में। कौन अध्यक्ष था? सावक मिर्या सावका में। किसके शासनकाल में? हाँ 383 में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। शिशुनाग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कालाशोक के शासनकाल में। अब कालाशोक का और क्या है सर? इसका एक और उपलब्धि है कि यह राजधानी क्या कर लिया? चेंज कर लिया, और राजधानी लेकर के पाटलिपुत्र आ गया। कहाँ आ गया? पाटलिपुत्र। और इसके बाद से राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। मगध के शासक जितने हो रहे हैं पाटलिपुत्र ही रहेगा। तो ये था कालाशोक का शासनकाल, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद से हो जाएगा, इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन है। कौन है? नंदीवर्धन। अब इसकी हत्या हो जाती है और आते हैं अगले जो नंद वंश की स्थापना करेंगे, नंद वंश, उनका नाम है महापद्मनंद। महापद्मनंद। तो इसको नोट कीजिए। तो अब आते हैं नंद वंश पे। तो नंद वंश का स्थापना कौन करता है? स्थापना कौन किया? महापद्मनंद। महापद्मनंद। और यह बहुत ही प्रतापी शासक था। महापद्मनंद क्या था? बहुत ही प्रतापी शासक था। यह कलिंग पे अधिकार कर लिया था। कलिंग आज का कौन सा है? ओडिशा। आज का जो ओडिशा है वहां पे आक्रमण किया और आक्रमण करके कलिंग को अपने अधीन कर लिया, जीत लिया था कलिंग को। ठीक है। और क्या किया था? एक राट की उपाधि धारण किया था। एक राट की उपाधि धारण किया था। ये पूछा गया सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक राट की उपाधि धारण किया था। ठीक है। और क्या किया था? राजधानी परिवर्तन नहीं, राजधानी वहीं पे है इसका। और इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इसका जो मतलब अंतिम शासक, प्रतापी कहो या अंतिम कहो, जिसका नाम है घनानंद। घनानंद। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं? तो यहीं से क्वेश्चन ही बनता है। अब क्वेश्चन ज़्यादा बना ही नहीं है इन लोगों से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है। बस ये देखना है कि नंद, पहले तो ये देखना है हसीन मासुका, मगध पे शासन करने वाले राज्यों का, राजा मतलब वंशों का नाम। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कड़ो वंश, सातवाहन वंश। 7 लोगों का याद करना है। तो उसमें तीसरा है मतलब नंद वंश, जिसमें महापद्मनंद इसके संस्थापक हो गए। एक राठी की उपाधि पूछा गया है। कलिंग पे अधिकार किया था, यह भी पूछा गया है। ठीक है। इसका अंतिम और प्रतापी शासक था घनानंद। और घनानंद को इसलिए पढ़ना है कि घनानंद इतना आताताई हो गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक मतलब व्यक्ति इसको पराजित करते हैं। किसके सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। और अगला वंश की स्थापना करते हैं, इसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश। उसके बाद घनानंद की इंपॉर्टेंस क्या है? यह सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर के समकालीन था ये। सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर घनानंद जब शासक था ना, तो उसी के समय आक्रमण किया था। कितना टाइम हो गया? ज़्यादा अभी चला जाए लाइव ना? चलो 5 मिनट और देख लेते हैं। ठीक है। तो घनानंद का इतना ही इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखते हैं कि हुआ क्या। सिकंदर को एक बार देख लेते हैं। एक बार सिकंदर को देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं सिकंदर को। तो सिकंदर जो था, सिकंदर, यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछा था उसी को देख रहे हैं। सिकंदर का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? 356 बीसी में। 356 बीसी में। और यह जो था भारत पर अभियान स्टार्ट करता है 326 बीसी में। 326 बीसी में भारत पर अभियान स्टार्ट करता है। लेकिन चूंकि जब भारत पर अभियान स्टार्ट किया तो उत्तर साइड से आ रहा था। उत्तर साइड में जो 1-2 राजाओं को जीत लिया, और जीतने के बाद भादो का महीना आ गया और रावी नदी पूरा उफान पे थी। कहा जाता है कि सिकंदर अब भारत पे आक्रमण करके घनानंद को पराजित कर देता या घनानंद की उसको पराजित करता, ये कहना ठीक नहीं रहेगा। घनानंद भी बहुत प्रतापी शासक था, लेकिन इतना आताताई था कि अपने ही क्षेत्र में मग्न था, अपने ही मतलब लोगों में। उसको मतलब नहीं था कि सिकंदर कहाँ तक आया है। चाणक्य जो कि घनानंद के दुश्मन थे, चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे घनानंद को पराजित करने के लिए। और चाणक्य ने कसम खाई थी कि घनानंद के खून से ही अपना क्या करेंगे? बाल धोएंगे। आपको पता है जूड़ा अपना जो मतलब उन लोगों का ये चोटी होता था ना, चोटी, उसको क्या कर दिए थे? खोल दिए थे। शपथ लिए थे कि हम पराजित करेंगे। अगर सिकंदर आया था तो 2 काम होता। देखो चाणक्य जो थे वो घनानंद को मारना ही उनका मतलब मेन एम नहीं था। ये भी था ना कि हमको एक जो अखंड भारत है उसका निर्माण करना है। और अखंड भारत को निर्माण करने में घनानंद अगर पराजित होता है तो बहुत बड़े क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो जाएगा। लेकिन अगर सिकंदर घनानंद को पराजित करता है तो फिर सिकंदर को पराजित करना मुश्किल रहेगा।
चाणक्य ने चाल चला, कहा जाता है कि उसके सैनिकों में मतलब अपने गुप्तचरों को भेज दिए और जा करके सैनिकों को भड़का दिए सब कि अरे जो ये मगध का शासक है घनानंद, अगर जाकर लड़ गए उससे तो इतना मारता है कि मतलब सीधे सीधे उठा के आगे में झोंक देता है कि मतलब भार झुकवा देता है, खत्म हो जाओ, ऐसा करता है वैसा करता है। ये भी एक खौफ फैला दिया। उसके बाद से क्या खौफ फैला है कि ये जो नदी है ना, शापित नदी है, जो पार करेगा आज तक बचा नहीं है, जो पार किया आज तक बचा नहीं है। कहा जाता है कि एक दो लोग पार करने की कोशिश किए, उसके सैनिक ही पार करने की या नहाने की, तो संजोग ऐसा था कि बीमार पड़ गए सब। अब सेना सीधा सरेंडर कर दी, हम नहीं पानेंगे, हम जाएंगे ही नहीं। कहा जाता है कि सिकंदर जब बोला कि चलो आक्रमण करने, तो सेना ने हथियार डाल दिए कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और ये कूटनीतिक चाल थी। सिकंदर वहां से 325 बीसी में क्या होता है, वापस चला आता है 325 बीसी में, और 323 बीसी में 323 बीसी में सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है रास्ते में। कहाँ होती है, बेबीलोन में। क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं आपको बता रहे हैं, बेबीलोन में। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था, फिलिप। और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु, ये नोट कर लिए। क्वेश्चन इनसे सिकंदर का काम खत्म। सिकंदर से अगर इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है, हम दिख रहे हैं ना, हाँ नहीं दिख रहे हैं, अरे गजब हाल, तो बोलना चाहिए ना कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर 323 बीसी में क्या मृत्यु होती है, कहाँ होती है, बेबीलोन में होती है। 356 बीसी में क्या किया, वह मतलब उसका राज्याभिषेक हुआ। 326 बीसी में अभियान स्टार्ट किया भारत वाला। 325 में यहाँ से वापस चला गया। अब इसके सेनापति दो थे, एक थे निर्याकस। क्या नाम था, निर्याकस। ये कौन था, ये जल सेनापति था, मतलब नेवी को संभाल रहा था। और एक था निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ये थल सेना वाला था। ये गुस्साया, सिकंदर को रहा कि अरे आप कैसे कह रहे हैं कि सेना नहीं लड़ेगी, हम लोग लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सेल्यूकस निकेटर। लेकिन चूंकि सिकंदर जब बोल दिया कि चलो चला जाए, तो वापस चला गया। उसके मन में था कि आएंगे घनानंद को मारेंगे एक दिन, भारत को विजय जरूर करेंगे। और आ जाता है एक बार 305 में। और 305 में जब आता है तो घनानंद तो थे नहीं, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य पटक पटक के सेल्यूकस निकेटर को मारा, और मारने के बाद कहा कि अब मार के नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे। और निकेटर की बेटी से शादी किया, और शादी करने के बाद हेरात, मकरान, कंधार, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र सब दहेज में ले लिया। बोला अब हो गया संतोष, जा। ठीक है, तो हम लोग अफगानिस्तान दहेज में लिए थे, ये याद रखना। तो यहाँ पे सिकंदर का भी हम लोग का टॉपिक खत्म होता है। अब आएगा अगला मौर्य वंश, जिसको हम लोग कल लाइव लेकर आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, जुड़े रहिएगा। इतिहास को बड़ी मजेदार मतलब बना के पढ़ा जाएगा, और आप नोट कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इतिहास से। एक तरफ इतिहास, सुबह संविधान, संविधान खत्म होने के बाद सुबह चलेगा ज्योग्राफी, शाम को चलेगा इतिहास। चूंकि इतिहास का पोर्शन लंबा है, इसलिए चलिए, जितने लोग लाइव में जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।